लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन में कहीं ना कहीं रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में खेला करती हुई नजर आ सकती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और दूसरी ही तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी अटकलों का दौर तेज है कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार क्या वाकई में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ रुख करेंगे? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? सवाल लगातार यही उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि बिहार की सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में वो समय अब नजदीक आ चुका है जब नीतीश कुमार पाला बदल ही लेंगे? क्योंकि जिस तरह से वह राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, 40 मिनट तक अहम चर्चा हुई और यहां पर सियासी मायने निकालना शुरू हो गया कि बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारियां अब तेज हो रही हैं नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन इसको लेकर यह भी कहा गया, कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से उनके इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। वह साफ तौर पर कहते हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। यानी कि देखा जाए कहीं ना कहीं संकेत यही मिल रहे हैं। अब देखा जाए आज जिस तरह से नीतीश कुमार चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि अब नाराजगी ना सिर्फ नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है बल्कि लालू प्रसाद और उनके परिवार की भी दिखाई दे रही है। आज देखा गया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीते कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया कि वह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार पर उन्होंने तंज कस ही दिया बिना नाम लिए। और ऐसे में देखा गया कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में आ गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर बैक टू बैक 3 ट्वीट किए और इन तीनों ही ट्वीट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया बाद में, जिसके बाद से यहां पर यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब यहां पर दोनों ही जो दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए अब यहां पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दावे ये तक किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्यपाल से राजभवन जाकर वह एक बार फिर से मुलाकात कर सकते हैं, और दूसरी ही तरफ यहां पर यह दावे तक किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के फोन का वह इंतजार कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि यहां पर यह शर्त साफ तौर पर रखी गई है बीजेपी खेमे की तरफ से कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आना चाहें, एनडीए में शामिल होना चाहें, तो हमारी एक बड़ी शर्त है, और बड़ी शर्त यही है कि उन्हें सीएम पद से हटना होगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा अगर वह इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। तो पहला सवाल यहां पर हम लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। बिहार की सियासत पर अगर रुख कर लिया जाए तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। बात तो यहां तक आ चुकी है कि नीतीश कुमार अगर बगावत नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 45 में से उनके 24 एमएलए हैं वह बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहां पर राजद के भी 9 विधायकों को लेकर कयास तेज हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि 25 जनवरी के बाद एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार का पीएम मोदी के फोन का इंतजार करना? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति अपने आप में बहुत कह सकते हैं इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, क्योंकि जो सरकार बनी बनाई है वो ख़त्म होने की कगार पे, वहीं जो बीजेपी और कह सकते हैं कि नीतीश के बीच में जो गठबंधन बनने की संभावना थी उसको भी झटका लगा है। क्योंकि जो बीजेपी के अब कह सकते हैं कि बिहार के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो खुद ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस भी के साथ में होते हैं उसके खिलाफ ही षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं और उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको याद होगा यही बात उनके जो कह सकते हैं बड़े कद के नेता हैं अमित शाह, उन्होंने भी बात कही थी कि अब नीतीश कुमार के भरोसा नहीं कर सकते, दरवाजे बंद हो चुके। लेकिन यही लोग थे जो 2-4-5 दिन पहले लगातार ऐसी संभावना बना रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी खेमे के साथ मिलने वाले हैं। तो राजनीति में देखिए कितनी ज़्यादा उथल पुथल बिहार में मची हुई है। वहीं अगर परिवारवाद की आप बात करें और नीतीश कुमार के एंगल से करें तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ही अपने आप में जिस तरह से कभी गठबंधन जोड़ते हैं, कभी तोड़ते हैं, और जब जिस समय जो गठबंधन जोड़ते हैं उस समय उनको नहीं दिखता कि क्या वाकई
जो लालू का परिवार है उसमें कोई परिवारवाद उनको नज़र आ रहा है क्या? तेजस्वी को बाकी उनको जो है इस तरह से ऊपर उठाना चाहिए, इस तरह से उनको अहम पद देना चाहिए, तो खुद उनको भी तय करना पड़ेगा बयान देने से पहले कि जो परिवारवाद की बात करते हैं क्या वाकई वो उससे अलग हैं, क्या वाकई उसके खिलाफ हैं, क्या वाकई वो लालू के साथ में कुछ कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में चीज़ें नहीं बढ़ाना चाहते, उससे पहले उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर नीतीश खुद अपने बयान को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। और रही बात जिस तरह से लगातार वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। कभी वो बीजेपी की तरफ झुकाव उनका नजर आता है, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात होती है तो वो धन्यवाद भी करते हैं, तमाम सारे बड़े 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 होर्डिंग भी, पोस्टर भी लगवाते हैं। तो ये कुल मिलाकर नीतीश कुमार का मुझे लगता है कि इस समय का जो राजनीति है वो हर किसी की समझ से परे है कि क्या वो करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। कभी कहते हैं मुझे इंडी गठबंधन की यात्रा में नहीं शामिल होना है, कभी जो है बीजेपी की तरफ झुकाव नजर आता है, तो कभी वो ये कह देते हैं कि जो मेरी ही सहयोगी पार्टी है उसमें परिवारवाद है और उसी के पलटवार में रोहिणी उनकी लालू की जो बेटी है वो पलटवार करती है। तो ये अलग तरह का माहौल बिहार में नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसानदायक साबित लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं, फिर वह डिलीट करती हुई भी नजर आती हैं, बिना नाम लिए वह तंज कस देती हैं नीतीश कुमार पर। दूसरी ही तरफ जो आज बैठक हुई है कैबिनेट के यहाँ पर मंत्रियों के लिए, और ऐसे में यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होने थे वो तक नहीं हो पाए। महज 15 से 25 मिनट की बैठक चली और उसमें नीतीश कुमार नाराज होकर जाते हुए नजर आए हैं और तेजस्वी यादव भी वहां पर शांत बैठे हुए नजर आए। आखिरकार बड़ी वजह क्या नजर आ रही है यहाँ पर नाराजगी? देखिए, बिल्कुल नाराज़गी की बड़ी वजह यही है क्योंकि तेजस्वी को लालू जो है हमेशा सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन इतने दिनों के बाद भी अभी भी जो सीएम नीतीश कुमार है उनका मोह भंग नहीं हो रहा है अपने पद से कहें तो, और ये कुल मिलाकर पूरी की पूरी समस्या की जड़ है। इसीलिए लगातार आपस में रस्साकशी का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से रोहिणी ने ट्वीट किया और डिलीट किया है वो अपने आप में ये बताता है कि खुद वो भी शायद ये नहीं चाहते होंगे कि आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर आरजेडी के पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई अगर जेडीयू की बात करें तो वो जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, अगर अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये मजबूरी का गठबंधन अब अपने आप में होता चला जा रहा है। इसमें अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या वाकई कुछ जो है घटनाक्रम बदलेगा और क्या वाकई जो बिहार सरकार है वो टूट जाएगी, क्योंकि जिस तरह का अविश्वास आपस में नजर आता है मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये सरकार अब चल सकती है। वाकई में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव एक तरफ नजदीक है, 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, और बिहार में देखा जाए इंडिया गठबंधन जिस तरह से यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बात यहां पर कर ली जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, जिसको लेकर खबरें ये सामने आई कि नीतीश कुमार इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन 30 जनवरी से वह इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज राहुल गांधी की यात्रा असम से पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंच रही है और बाद में बिहार की तरफ पहुंचेगी, लेकिन अब खबरें ये आना शुरू हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगला छोटा सा सवाल नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार यहां पर गठबंधन तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कल यहाँ पर ये बड़ा ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आएंगी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी यहाँ जो उनके तीखे तेवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार गए थे तब से यहाँ पर नीतीश कुमार के जो सुर है वो बदलने लगे। कभी यहाँ वो कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और यहाँ कहते नजर आते हैं। और अब यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी यहाँ पर जो रोहिणी है, उन्होंने यहाँ 3 ट्वीट किए और वो तीनों ट्वीट यहाँ पर करके 1 घंटे के अंदर उन्होंने यहाँ पर डिलीट कर दी, जिसकी वजह से बिहार की सियासत में और ज्यादा गहमा गहमी यहाँ देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ यहाँ नीतीश कुमार की जो बदले हुए सुर है उनको देखकर जरूर कहा जा सकता है कि अब इंडिया गठबंधन में तकरार देखने को मिल सकती है, जहां भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए कि पीएम मोदी को हटाने के लिए इस गठबंधन को बनाया था, लेकिन इस गठबंधन में तो खुद ही एकता नहीं है। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे गिराने में यहाँ सक्षम हो पाएंगे? वाकई में देखा जाए तो अभी यहाँ पर जिस तरीके से जो सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आई हैं, उसके बाद से यहाँ पर यही देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से अब सियासत और भी तेज होती हुई नजर आई है। आखिरी छोटा सा सवाल अब्रार से लेना चाहेंगे तेजस्वी यादव को लेकर, जैसा कि अमन जी ने अपनी बात रखी कि मुख्यमंत्री बनते हुए लालू प्रसाद यादव उन्हें देखना चाहते हैं। नीतीश को लेकर यहाँ पर शर्तें ये है बीजेपी की कि आप सीएम पद से हट जाइए, गठबंधन यहाँ पर हो जाएगा। क्या वाकई में पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से ये कोशिश रंग लाएंगी? अगर रंग ला भी जाती हैं तो अगला मुख्यमंत्री बिहार में कौन हो सकता है नीतीश कुमार को हटाकर?
देखिए भले ही तेजस्वी यादव को लेकर के कहीं न कहीं एक जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में सोच ज़रूर है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। लेकिन एक जो अहम चेहरा है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसको लेकर के कहीं न कहीं यहाँ पर राजनीतिक लापरवाही कहें या फिर उस चेहरे को लोग उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, ख़ास करके बिहार की राजनीति में, और वो नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर लगभग 17 महीने से बिहार के आधे से ज़्यादा हिस्से में गांव-गांव में हर ग्राम पंचायत में जा कर के वो कहीं न कहीं युवाओं को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं, जो है तमाम वर्गों को जोड़ करके एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। और जिस ढंग से वो कई बार अपने पक्ष को रखते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में जनता एक परिवर्तन चाहती है, तीसरे फ्रंट को चाहती है, और जनता तैयार बैठी है। जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है कि 1960 के दशक से लेकर के अब तक जो राज्य सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, आखिरकार अगर हम इस बात को मान करके भी चले कि नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव ने बहुत बेहतर काम किया है, बहुत हद तक प्रयास किया है कि बिहार की जो है दुर्गति को ख़त्म किया जाए, बिहार की स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात जो है सच है, ये बात हकीकत है कि 1960 से लगातार आज तक बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो इसका श्रेय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैक्टर ये भी है, और इस फैक्टर को ध्यान में रखना है। 2025 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनके प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन सकता है बिहार से लालू नीतीश के युग का कहीं ना कहीं अंत होने का। वाकई में अब यहाँ पर जिस तरीके से अबरार ने जवाब दिया है, इसके बाद से यहाँ पर सवाल यही हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम तो अब अगली बार नीतीश कुमार शायद ही बनते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की तरफ से आखिरकार कौन, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे तमाम बड़े बड़े विकल्प हैं, चाहे बात यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कर ली जाए या फिर अलग अलग राज्यों में सीएम पद की दावेदारी को लेकर। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है बिहार की सियासत पर, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।